नमस्कार, राम राम मेरे किसान भाई और विद्यार्थी मित्र। मैं चरण सिंह निंगर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कृषि विज्ञान 3611 में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक मस्त वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारा प्याज उत्पादन से जुड़ा है। दोस्तों हमें मालूम है प्याज जब रुलाता है तब सेहत के लिए भी अच्छा होता है और जब हंसाता है तब किसान के लिए अच्छा होता है। और ऐसा घर नहीं, दुनिया में ऐसा घर नहीं जहाँ प्याज के बिना रसोई पकती हो। दोस्तों तो चलो आज प्याज की थोड़ी जानकारी हम लेने की प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो उसका वैज्ञानिक नाम है वो है एलियम सेफा, जो कि एलियसी फैमिली से आता है। अगर प्याज लगाना है तो हमें मिट्टी की जानकारी होना ज़रूरी है। दोस्तों उसको किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। दोस्तों वाइड रेंज ऑफ सॉइल जिसे कहते हैं, यानी वो रेतीली लाल से काली तक ये सभी प्रकार की मिट्टी में प्याज अच्छी तरह आ सकता है। दोस्तों परंतु जो अच्छी यानी बेस्ट मिट्टी जो मानी जाती है वो लाल मिट्टी जो कि रेती युक्त हो, क्योंकि जो बल्ब होता है वो ज़मीन में बढ़ता है। दोस्तों उसकी जो एडवेंटिशियस रूट होता है, जड़ें होती है, उनको ग्रोथ के लिए मिट्टी लाल मिट्टी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों इसलिए आप लाल मिट्टी का चयन करें, क्योंकि जिससे आप अगर सिंचाई करें, बरसात का पानी आए तो वहाँ से अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसका पीएच 6.5 to 7.5 के बीच में हो, जो कि ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद देखेंगे हम जलवायु अगर देखें तो ये जो फसल है ये आप खरीफ में ले सकते हैं, लेट खरीफ में ले सकते हैं, उसके बाद आप रबी में भी ले सकते हैं। दोस्तों तीनों सीज़न इसके लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर उत्पादन की बात देखें तो आप खरीफ में अगर ले रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाती है, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए लोग उसको रबी में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि उत्पादन भी अच्छा देता है और मेंटेनेंस भी अच्छा होता है। दोस्तों जो कि सीड बॉर्न है, सॉइल बॉर्न है, ज़मीन से होने वाले जो रोग है उसमें कमी आपको रबी में दिखाई देगी। दोस्तों तो फिर उसके बाद देखेंगे हम कि इसका नर्सरी का मैनेजमेंट कैसे होता है। दोस्तों अगर आपको जो हम एग्जांपल के तौर पे रबी समर का अगर आपको प्लांटेशन करना है, रबी ओनियन का, प्याज का, तो सबसे पहले आप उसको नर्सरी तैयार करें। जैसे जैसे अपनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है, जो कि एग्रीफाउंड रेड है, एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड वाइट है, पूसा है, भीमा रेड, भीमा वाइट, भीमा शक्ति, भीमा सुपर, फुले समर्थ है, और ऐसी ऐसी अलग अलग जो रेपुटेड कंपनीज़ है उनके सीड आप बुआई के लिए, नर्सरी के लिए ले सकते हैं। दोस्तों अब हम नर्सरी की बात देखें तो हमें अगर समझो फ्लैट बेड है, जो हम मेरे पीछे देख रहे हैं ये फ्लैट बेड सिस्टम है। इसके लिए आप अगर आपको लगाना है तो नर्सरी से 2.5 से 3 किलो आपको बीज लेना है और वो नर्सरी रेज करना है। दोस्तों अगर आप रिजेस फरो, जो कि आपके पास ड्रिप की सुविधा है, रिजेस फरो के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो आप 3 से 4, 4.5 किलो तक का बीज वो नर्सरी के लिए ले सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छी किस्म का अगर पौधा नर्सरी ओनियन का जब अगर लगना है तो आपको 1.5 से पौने 2 महीने का अच्छा माना जाता है, जो कि एक अच्छा लगने में भी आसान हो जाता है और उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है उसके बाद। इस तरह दोस्तों हमने नर्सरी की बात की है। अब हम देखेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करेंगे। जब भी आपकी फसल निकल जाती है, फसल निकलने के बाद खेत जब खाली हो जाए तब आप उसको कल्टीवेशन में लाके उसमें 5 से 6 टन आप गोबर खाद डाल दें। अगर आपके पास मुर्गी खाद है तो 3 से 4 टन मुर्गी खाद डाल सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो भी आप डाल सकते हैं। और जीवामृत, दोस्तों मैं इसका जिक्र हमेशा करता हूँ क्योंकि जीवामृत एक ऐसा खाद है, जैविक खाद है, जो कि आपकी फफूंद होती है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म अन्नद्रव्य हमें ज़मीन के लिए चाहिए, जो ह्यूमस बढ़ाना, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना, जो बेनिफिशियल जो हमारे कीटक है ज़मीन वाले, उनको एक्टिव करना, इसमें जीवामृत भी अच्छा रोल बनाता है। तो आप उसको यूज़ करके ज़मीन तैयार कर ले। दोस्तों समझो अगर आप प्याज लगा रहे हैं तो आपको अगर रासायनिक खाद की मात्रा देनी है तो वो जो रिकमेंडेशन बोला जाता है, जैसे कि 150 किलो नत्र हो, 50 किलो पालाश हो, 80 किलो स्पूरद हो और 50 किलो एडिशनल सल्फर हो, ऐसा 150, 50, 80, 50 का आप रासायनिक का डोज दे सकते हैं।
और उसमें भी अगर आपको देना है तो सबसे पहले अगर आप बुआई के बाद 50% नत्र जो शुरुआत में ही दे देना है, जिसे हम स्प्लिट फॉर्म बोलेंगे। और जो पूरा स्फुरद, पालाश और सल्फर है वो पहले टाइम देना है। 50% नत्र आपको बचा के रखना है, जो कि एक महीने से 40 दिन के बाद अगर हमारी फसल हो जाती है तब आपको उसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। इस तरह हम रासायनिक खाद की मात्रा भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब देखेंगे कि वो खत जो हम खाद देने वाले हैं उसकी जो देने का तरीका है, तो हम जो से टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, जैसे कि हम लेके उसको ऐसा छिड़क देना है दोस्तों, यानी खेत में हाथ से फेंकना है, जो कि अच्छी तरह से हर एक पौधे को मिल सकता है। अब सिंचाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अगर आपने बुआई कर दी है तो उसके बाद तुरंत आपको एक लाइट इरिगेशन यानी एक लाइट सिंचाई देना ज़रूरी है। अगर आप लाइट सिंचाई दे देते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं, यानी जो हमारे ट्रांसप्लांटिंग किए हुए जो पौधे हैं ओनियन के, उसकी जड़ें एक्टिव हो जाती है और अपना काम शुरू कर देती है दोस्तों। उसके बाद आपको 7 से 8 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना है। और सिंचाई ये भी एक डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी लाल है, काली है, क्ले है, रेती वाली है, तो उसके हिसाब से आप सिंचाई की मैनेजमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा देखेंगे, हमारा जो बल्ब है ये 3 से 4 महीने में पूरा होने वाला है। आप ये बात ध्यान में रखें दोस्तों, अगर आप रबी ओनियन यानी प्याज लगाना चाहते हैं तो आपको दिसंबर के मंथ में ये लग जाना चाहिए। 15 दिसंबर के पहले ही लग जाना चाहिए, क्योंकि जो ठंड होती है यानी उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है पहली वाली, उसके लिए ठंड ज़रूरी है दोस्तों। 15 दिसंबर के आगे अंदर आप अगर एक फसल लगा देते हैं तो उसको अच्छी ठंड मिल सकती है, जो कि उसके पोषण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है दोस्तों। अब इसके देखेंगे हम खरपतवार नियंत्रण आप कैसे करेंगे दोस्तों। यानी खरपतवार तो हर फसल में कॉमन है, बट आप ओनियन का खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप प्री इमरजेंस यानी जो हमारे खरपतवार है वो उगने से पहले कुछ केमिकल्स यानी जैसे खरपतवार नाशक है उसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिसे में गोल बोलते हैं, जिसे ऑक्सीफ्लोरोफेन, जो कि 150 से 250 ml पर हेक्टर के लिए आप उसको स्प्रे यानी फुहारा कर सकते हैं। फ्लुकोरालिन है, बासालिन है, जैसे पेंडामिथिलिन है, ये भी एक अच्छा खरपतवार नाशक है। जो आप पेंडामिथिलिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से आपको उसका फुहारा कर देना है। इससे आपके जो प्याज है दोस्तों उनमें जो आने वाली खरपतवार है उसका नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद आप हैंड वीडिंग का ऑप्शन 1 महीने से 1.5 महीने के बाद कर सकते हैं, जो कि आपका प्याज की फसल अच्छी रखेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा खरपतवार नियंत्रण दोस्तों। अब हम प्लांटिंग के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। ये जो मेरे बाजू में आप देख रहे हैं ये फ्लैट बेड प्लांटिंग किया गया है दोस्तों। फ्लैट बेड प्लांटिंग अगर हम करते हैं तो उसका डिस्टेंस यहाँ पे अगर उन्होंने देखा है किसानों ने, उनका एक्सपीरियंस की बेस पे हम अगर देखें तो दोस्तों ये भी बात बोलते हैं कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक दुनिया में कोई नहीं। थोड़ा नॉलेज की कमी के कारण वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो वो लगाने का तरीका है जो जिन्होंने 10 सेंटीमीटर रो का डिस्टेंस रखा है और 4-4, 6-6 इंच के अंतराल पे ये बुआई की गई है दोस्तों। इस तरह ये जो पूरा अब हम उसके फसल की फेर पलट के बारे में थोड़ा जानेंगे। अगर आप खरीफ में सोयाबीन ले रहे हैं, मकई, बाजरा, ज्वार, कोई भी फसल ले रहे हैं, उसके बाद वो निकालने के बाद आपको रबी में इसको प्लांटिंग करना है। रबी में प्लांटिंग करोगे तो फिर खेती तैयार करके हो जाए। इसके कारण क्या होता है, पिछली फसल के जो कुछ न्यूट्रिएंट है वो इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और आप फसल की उल्टा पलट, जिसे हम अलट पलट फेर पलट कहते हैं, ऐसे करते हैं तो ज़मीन की जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है। अब आते हैं हम कीट रोग नियंत्रण के बारे में, जो एक मेजर इशू हर एक फसल में होता है। वैसे ही हमारा जो प्याज है दोस्तों उसमें भी कीट रोग नियंत्रण का महत्व हमें जानना ज़रूरी है दोस्तों। इससे सबसे ज़्यादा जो कीट अफेक्ट करने वाला है वो है हमारा थ्रिप्स, जिसे हम थ्रिप्स बोलते हैं। थ्रिप्स जो कि कर्लिंग, आपकी जो फसल है उसको ऐसा कर्ल कर देगा दोस्तों। और एक मेजर डिसीज कीट माना जाता है जो कि ओनियन में कॉमन है। तो उसका अब नियंत्रण करना है तो आपको जो प्रोफेनोफॉस कीटनाशक है, जो कार्बोसल्फुरॉन है कीटनाशक, ऐसे महत्वपूर्ण कीटनाशक यूज़ करना है। अगर आप प्रोफेनोफॉस का स्प्रे 0.1% में कर देते हैं तो आपका थ्रिप्स का नियंत्रण काफ़ी हद तक हो जाएगा दोस्तों।
और कार्बोसल्फुरान अगर आपके पास है तो आप 0.2% का उसका स्प्रेइंग यानी फुहारा कर दें, उससे भी आपका थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद है इरियोफाइड माइट्स। इरियोफाइड माइट्स एक मकड़ी की तरह हम बोल सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करना है तो आप डाइकोफॉल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पे आने वाले डिसीज़ कौन कौन से हैं। जो डिसीज़ जैसे कि पर्पल ब्लॉच, अल्टरनेरिया पोरी जिसे बोलते हैं, आप पर्पल ब्लॉच को फफूंदनाशक हमारा जो ट्राइकोडर्मा है जैविक है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। इसे इस तरह आप महत्वपूर्ण जो फफूंदनाशक है उसका स्प्रे कर दें या ड्रेंचिंग कर दें। अगर आप इरिगेट कर रहे हैं जहाँ से आपका इनलेट है वाटर का खेत में आने को, अगर वहाँ पे आप जैविक कीट फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा है उसका घोल बना के अगर थोड़ा थोड़ा वहाँ से नल के द्वारा आप छोड़ देते तो अपने आप वो खेत में पानी के बराबर सिंचाई के साथ आके ज़मीन में मिट सकता है, जिससे हमारा पर्पल ब्लॉच जो डिसीज़ होने वाला है उस पर नियंत्रण आ सकता है। उसके बाद एंथ्रेक्नोज डिसीज़ है, ये भी एक महत्वपूर्ण डिसीज़ है, उसे भी हम फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा, मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे, कार्बन डेंजिन जैसे फफूंदनाशक यूज़ कर सकते हैं। अगर और एक डिसीज़ है जो कि जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, वो भी एक मेजर डिसीज़ है जिससे जो बल्ब होता है नीचे वो सड़ जाता है, फफूंद के कारण सड़ जाता है। इसीलिए हमें उसको भी कंट्रोल करने के लिए थायरम, कैप्टन जैसे फफूंदनाशक है, ट्राइकोडर्मा, वो हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। वो ड्रेंचिंग करना है हमें, ये याद रखें। और अगर समझो आप शुरुआत में जो खाद दे रहे थे, FYM दे रहे थे, गोबर खाद दे रहे थे, अगर आप 1 टन में 50 से 60 kg ट्राइकोडर्मा अगर आप मिक्स कर देते और वो खेत में डाल देते तो उससे काफ़ी हद तक जो ज़मीन में हार्मफुल हमारी जो फफूंद है उसका भी कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। प्याज में कुछ वायरल डिसीज़ भी पाए जाते हैं जैसे कि आयरिश येलो स्पॉट है, ओनियन येलो डॉर्फ वायरस, ये वायरस होते हैं। इनको भी हम लेवल क्रेम कीटकनाशक से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग की तरफ दोस्तों। तो ओनियन का जो हार्वेस्टिंग है वो महत्वपूर्ण, यानी उसका जो साइन है, जो इंडिकेटर है, वो होता है कि 50% नेक फॉल। जो गर्दन होती है दोस्तों, अगर आपका ओनियन पूरा बड़ा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है, तो उसकी गर्दन जो होती है वो गर्दन गिर जाएगी दोस्तों। यानी 50% अगर नेक फॉल आपको दिखता है, नई नई जो लीव्स है वो आना बंद हो जाती है, उसके बाद जो आपका बल्ब बड़ा है उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है, तो आप समझ लो कि ये हमारा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है दोस्तों। और हार्वेस्टिंग भी किसान के हिसाब से, यानी कि मार्केट अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं। किसान को अगर इमरजेंसी मनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तब भी किसान अपने हिसाब से जो जो फुल्ली मैच्योर हुए हैं उनको निकाल के बेच सकता है दोस्तों। ये सब किसान के मैनेजमेंट पे है। अगर हमने हार्वेस्टिंग कर ली तो इसके बाद हमें एक बात याद रखनी है, जब हम प्याज काटेंगे तो उसकी जो नेक होती है हमें 2 से 2.5 इंच नेक ज़्यादा छोड़नी है दोस्तों, जो कि स्टोरेज के लिए अच्छी मानी जाती है। आप निकाल के वेंटिलेटेड एरिया में अगर आप स्टोर करते हैं अपना प्याज को, तो वो 6 से 8 महीने तक अपने अच्छी तरह, जहाँ हवा युक्त वातावरण हो, सूखा वातावरण हो, वहाँ अगर आप प्याज स्टोर करते हैं तो आपका प्याज 6 से 8 महीने तक अच्छा रह सकता है दोस्तों। दोस्तों, ये एक ऐसा फसल है प्याज जो किसानों को, किसान बोलते हैं रुलाती है, लेकिन एक बात तो मैं किसान का बेटा होने के कारण मान सकता हूँ कि हर सीज़न में एक टाइम ऐसा आता है कि प्याज के दाम बहुत बढ़ते हैं। तो ये सब किसान के मैनेजमेंट का हिसाब है दोस्तों। अगर वो जागरूक है, उसके पास मार्केट एक्सेस है, वो जहाँ मार्केट में इजी पहुँच सकता है, टाइम पे पहुँच सकता है, अगर वो मार्केट के बारे में पूरा जागरूक है, तो किसान प्याज में कभी फ्लॉप यानी कभी नुकसान नहीं सह सकता। अब उपज के बारे में देखेंगे। अगर आप खरीफ में प्याज की बुआई करते हैं तो आपको 150 से 200 टन क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से उत्पाद मिल सकता है। और आप रबी में अगर बुआई करते हो तो आपको 250 से लेकर 300 क्विंटल तक पर हेक्टर के उत्पन्न मिल सकता है दोस्तों। ऐसा है प्याज के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली है दोस्तों। अगर आपको, मेरे किसान भाइयों को, और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि प्याज के बारे में, तो आप विजिट करें। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि सेवा केंद्र है, कृषि विभाग है, जो महाविद्यालय है, कृषि वैज्ञानिक है, उनसे संपर्क करें। उनसे इनके बारे में, प्याज की फसल के बारे में जानकारी लें।
कैसे लगाना है, क्या कहाँ लगाना है, किस तरह उसका मैनेजमेंट करना है, आपको सब जानकारी वो दे सकते हैं। तो मैं आपको बस रूबरू कराना चाहता था कि कैसे प्याज की फसल यहाँ पे लगाई गई है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये फ्लैट बेड सिस्टम में कैसी इसकी बुआई हुई है, और नर्सरी के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहे, ऐसे ही नए नए वीडियो जानकारी वाले मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए